इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी सल्तनतें बनी और फिर मिट गईं। लेकिन कुछ की कहानियां ऐसी हैं जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। तो आज हम बात करेंगे गुजरात के उन्हीं सुल्तानों की कहानी की जिनकी ताकत, शान और शौकत की मिसालें दी जाती थीं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या सच में एक ऐसा बादशाह था जिसका शरीर ही जहर बन चुका था? सोचिए, एक ऐसा इंसान जिस पर जहर का असर ही नहीं होता था, लेकिन कहते हैं कि उसे छूने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता था। इस सवाल का जवाब गुजरात सल्तनत के सुनहरे और स्याह दोनों पन्नों में कहीं छिपा हुआ है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 14वीं सदी के बिल्कुल आखिर में। दिल्ली सल्तनत का जो विशाल साम्राज्य था वो अब बिखर रहा था, वफादारियां बदल रही थीं और पुराने सिंहासन कांप रहे थे। और इसी उथल-पुथल की राख से पश्चिम में एक नई ताकत अंगड़ाई ले रही थी। नाम था गुजरात सल्तनत। देखिए, 13वीं सदी के आखिर में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा तो बना लिया था, लेकिन करीब 100 साल बाद जब दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई तो गुजरात के सूबेदार जफर खान ने साल 1401 में आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन गुजरात की असली कहानी उसके पोते के साथ शुरू होती है। गुजरात की आज़ादी का ऐलान तो हो चुका था, पर उसे एक सल्तनत की शक्ल दी एक ऐसे सुल्तान ने जिसकी महत्वाकांक्षा आसमान छू रही थी। वो था अहमद शाह, जिसने सिर्फ इतिहास लिखा ही नहीं बल्कि उसे पत्थरों में हमेशा के लिए गढ़ दिया। इतिहासकार अहमद शाह को गुजरात की आज़ादी का असली संस्थापक मानते हैं, लेकिन उसकी सल्तनत की बुनियाद धोखे पर रखी गई थी। साल 1411 में उसने अपने ही दादा को जहर देकर तख्त हासिल किया। ये साजिश ये बता रही थी कि उसके इरादे कितने बुलंद और कितने खतरनाक थे। अहमद शाह का किरदार बड़ा ही पेचीदा था। मतलब एक तरफ उसमें 1413 में साबरमती नदी के किनारे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक अहमदाबाद की बुनियाद रखी, शानदार जामा मस्जिद और 3 दरवाज़ा जैसी इमारतें बनवाईं। वहीं दूसरी तरफ वो धार्मिक रूप से बेहद कट्टर था। उसने पहली बार गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और कई मंदिरों को नष्ट भी किया। लेकिन उसकी शख्सियत में एक और परत भी थी। उसकी इस कट्टरता के बावजूद उसकी शोहरत मिस्र तक पहुंची, जहां के एक विद्वान ने उसे सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान कहा। इससे पता चलता है कि उसका दरबार सिर्फ तलवारों का नहीं बल्कि कलम और कला का भी एक बड़ा केंद्र था। अहमद शाह के बाद कई सुल्तान आए और गए, लेकिन अब कहानी उस बादशाह की जो गुजरात सल्तनत का सबसे ताकतवर, सबसे मशहूर और सबसे रहस्यमयी सुल्तान बना, महमूद, जिसे दुनिया ने बेगड़ा के नाम से जाना। तो सवाल उठता है कि यह बेगड़ा नाम क्यों पड़ा? इसका मतलब है 2 गढ़ जीतने वाला। और ये कोई मामूली गढ़ नहीं थे। ये थे गुजरात के 2 सबसे मजबूत और अजेय माने जाने वाले किले, जूनागढ़ का गिरनार और चंपानेर का पावागढ़। इन दोनों को जीतकर उसने अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। बेगड़ा का शासन सच में गुजरात के इतिहास का स्वर्ण युग था। उसने गिरनार के अभेद्य किले को फतह किया और उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। फिर पावागढ़ की चट्टानों पर जीत का परचम लहराकर उसे मोहम्मदाबाद बना दिया। उसकी ताकत जमीन से लेकर समंदर तक फैली हुई थी, जहां उसने 1508 में उभरती हुई पुर्तगाली नौसेना को भी धूल चटा दी थी। लेकिन महमूद बेगड़ा की शोहरत सिर्फ उसकी जीतों की वजह से नहीं थी। उसकी शोहरत उसके वदंती की वजह से थी, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। हाँ, वही विश्व पुरुष की कहानी। उस जमाने के यूरोपीय यात्रियों बारबोसा और वार्थेमा ने लिखा है कि बेगड़ा को बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया गया था। मकसद ये था कि बड़े होकर उस पर किसी भी जहर का असर ना हो, ताकि कोई उसे धोखे से मार ना सके। कहते हैं कि उसका शरीर इतना जहरीला हो गया था कि अगर कोई मक्खी भी उस पर बैठ जाती तो वो फौरन मर जाती थी। बेगड़ा के बाद गुजरात सल्तनत की कमान आई उसके वंशज बहादुर शाह के हाथों में। उसके दौर में सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर तो पहुंची, लेकिन यहीं से उसके पतन की शुरुआत भी हुई। बहादुर शाह एक काबिल और बहुत बहादुर सुल्तान था। उसके राज में सल्तनत की सरहदें मालवा तक फैल गईं। उसकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उसे समुंदर का सिकंदर भी कहा जाने लगा। लेकिन उसकी किस्मत में एक 2 तरफा जंग लिखी थी। अब जरा इस मुश्किल को समझिए। जमीन पर उसे दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं से लड़ना पड़ रहा था और समंदर में उसे धूर्त और ताकतवर पुर्तगालियों का सामना करना था। एक ही वक्त में 2 खतरनाक दुश्मनों से लड़ना किसी भी सल्तनत के लिए बहुत मुश्किल था।
हुआ ये कि 1535 में मुगल बादशाह हुमायूं ने उसे एक करारी शिकस्त दी। अपनी सल्तनत बचाने की हताशा में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से मदद मांग ली और यही यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। साल 1537 में दीव के तट पर एक पुर्तगाली जहाज पर वो संधि करने गया, लेकिन वो एक जानलेवा जाल था। उसके साथ वो हुआ जिसकी एक बादशाह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्ती के उस हाथ के पीछे एक खंजर छिपा हुआ था। बातचीत की मेज देखते ही देखते जंग के मैदान में बदल गई। पुर्तगालियों ने हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए बहादुर शाह समंदर में कूद गया, लेकिन दुश्मन का भाला पानी के नीचे भी उस तक पहुंच गया। गुजरात का समंदर का सिकंदर उसी समंदर की गहराइयों में धोखे से मार दिया गया। बहादुर शाह की मौत सिर्फ एक सुल्तान की मौत नहीं थी, ये गुजरात सल्तनत के उस सुनहरे युग का अंत था। ऐसा लगा कि बहादुर शाह के साथ ही सल्तनत की रूह भी चली गई। अंदरूनी झगड़ों, साजिशों और कमजोर शासकों के एक लंबे दौर ने उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। और फिर आया साल 1572, जब गुजरात की किस्मत का फैसला हमेशा के लिए कर दिया गया। साल 1572 में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात पर हमला किया और बड़ी आसानी से उसे जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और इस तरह 150 साल से ज्यादा की आज़ादी के बाद गुजरात सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। एक निर्माता और विनाशक अहमद शाह, जहर खाने वाला महमूद बेगड़ा और समंदर में डूबकर मरने वाला बहादुर शाह। इन सुल्तानों की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ताकत बनाई जाती है और कैसे गंवाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो अहम सवाल यह है कि सत्ता, महत्वाकांक्षा और धोखे की ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है।